मूवी की शुरुआत में हमें डॉनी डार्को नाम के एक लड़के को बीच रोड में सोते हुए दिखाया जाता है। कुछ ही पल बाद सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चमकती है और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो अपनी साइकिल से सीधे अपने घर के लिए आने लगता है और घर पहुंचने पर उसके घर वालों को काफी राहत महसूस होती है। दरअसल डॉनी डार्को नाम के इस लड़के को रात में नींद में चलने की बीमारी होती है। रात को जब डॉनी डार्को अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पे होता है तो उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ और उसके बीच कहासुनी हो जाती है। डॉनी डार्को के पिता एडी और उसकी मां रोज उन दोनों की लड़ाई शांत करवाते हैं और इसी बीच हमें यह पता लगता है कि डॉनी डार्को अभी अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी जूझ रहा है और वो खुद को स्टेबल रखने के लिए थेरेपी ले रहा है। डॉनी डार्को और रोज यानी कि उसकी माँ के बीच कहासुनी हो जाती है और डॉनी डार्को यहाँ से उठकर अपने रूम में चले जाता है। उसकी माँ उसे समझाने उसके रूम में आती है लेकिन वो अपनी माँ तक को ही गाली दे देता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉनी डार्को को रात में नींद में चलने की बीमारी होती है और सुबह जब वो खुद को कहीं बाहर पाता है तो उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो वहां पर कैसे आया। अब 2 अक्टूबर 1988 का समय हमें दिखाया जाता है जब रात को डॉनी डार्को अपने रूम में सो रहा होता है। इसी पल उसे एक डरावनी आवाज सुनाई पड़ जाती है जो कि उसे घर के बाहर बुला रही है। डॉनी डार्को फिर से नींद में उस आवाज का पीछा करने लगता है और उस आवाज को फॉलो करते करते वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि एक रैबिट कॉस्ट्यूम पहना एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। वो बनी मास्क वाला शख्स उसे अपना नाम फ्रैंक बताता है और वो डॉनी डार्को को बताता है कि ये दुनिया 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड में तबाह होने वाली है। डॉनी डार्को को इस बनी मास्क वाले इंसान के ऊपर हंसी आ जाती है कि तभी इसी पल उसके घर पे एक जोर का धमाका हो जाता है, मानो कि जैसे कोई मीटियोर उसके घर के ऊपर गिर गया हो। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास बहुत ही ज्यादा लोगों की भीड़ मची हुई है। वो अपने हाथ को जब देखता है तो पाता है कि उसके हाथ पर भी वही दुनिया के खत्म होने का टाइम लिखा हुआ है। वो अपने घर की तरफ जाता है तो वहां पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहले से उसके घर पे पहुंची हुई है। हमें दिखाया जाता है कि एक जेट इंजन को उसके रूम से क्रेन के सहारे निकाला जा रहा होता है और उसके घर वाले उसे बताते हैं कि वो काफी लकी है कि इस हादसे में वो बच गया क्योंकि वो जेट इंजन उसी के रूम में क्रैश हुआ था। एक तरफ से देखा जाए तो फ्रैंक नाम के उस बनी मास्क मैन ने ही डॉनी डार्को की जान बचाई है क्योंकि उसी ने डॉनी डार्को को एक सही समय पर बाहर बुलाया था। अब यहाँ पर इस मूवी को समझने के लिए आप इस जेट इंजन के सीन को याद रखिए क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। अब इस घटना के बाद डॉनी डार्को का पूरा परिवार एक होटल में शिफ्ट हो जाता है। डॉनी डार्को जब रास्ते में अपने स्कूल के दोस्तों से मिलता है तो वो डॉनी डार्को को एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि उसने अपनी मौत को ही चकमा दे दिया है। हमें चैरिटा नाम की एक एशियन लड़की को दिखाया जाता है जिसे पूरी क्लास में बुली किया जाता है और कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता। स्कूल में हमें डॉनी डार्को की इंग्लिश टीचर कैरन को दिखाया जाता है जो कि डॉनी डार्को को बहुत अच्छी तरह से समझती है। इसी पल ग्रेचन नाम की एक नई लड़की क्लास में आती है जो कि डॉनी डार्को के बगल में बैठ जाती है क्योंकि ग्रेचन को डॉनी डार्को क्लास में सबसे क्यूट लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद डॉनी डार्को जब अपने पिता एडी की गाड़ी में होता है तो उन्हें वो उस जेट इंजन के बारे में पूछता है जिस पे एडी उसे बताता है कि उस जेट इंजन के सीरियल नंबर जल जाने के कारण उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो जेट इंजन कहाँ से आया। इसी बीच जब इनका ध्यान एक दूसरे की बातों पर होता है तो एक बूढ़ी औरत इनकी कार के आगे आ जाती है और एडी एकदम से ब्रेक मार देता है। इस बूढ़ी औरत का नाम रॉबर्टा स्पैरो होता है और उसे ग्रैंडमा डेथ के नाम से भी जाना जाता है। डॉनी कार से बाहर निकल जब उसके पास उसकी मदद करने जाता है तो वो बूढ़ी औरत डॉनी डार्को के कान में कुछ कहती है जिसको सुन डॉनी डार्को बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। लेकिन हमें यह आगे पता चलेगा कि आखिर उस बूढ़ी औरत ने उसके कान में क्या कहा था। दोस्तों मोटे तौर पे देखा जाए तो ये बूढ़ी औरत यानी कि रॉबर्टा स्पैरो इस मूवी की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसीलिए आप इस कैरेक्टर को ध्यान में रखिएगा। अगले सीन में हमें डॉनी डार्को को उसके साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर थर्मन के पास दिखाया जाता है जहां पर डॉनी थर्मन को फ्रैंक के बारे में बताता है। दोस्तों ये फ्रैंक वही रैबिट कॉस्ट्यूम वाला शख्स होता है जिसने तब डॉनी डार्को को बाहर बुलाकर उसकी जान बचाई थी। डॉनी डार्को थर्मन को कहता है कि फ्रैंक ने उसे बताया कि ये दुनिया 1 महीने के अंदर खत्म होने वाली है और वो टाइम ट्रेवल करके भविष्य से यहाँ पर आया है, लेकिन उसे फ्रैंक की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। अगले सीन में हमें डॉनी डार्को को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जिम टीचर किटी फार्मर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिम कनिंगम की वीडियो अपने स्टूडेंट्स को दिखा रही होती है, लेकिन डॉनी डार्को को अभी भी फ्रैंक की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। इसी रात डॉनी जब सो रहा होता है तो फिर से उसे फ्रैंक आवाज देता है और वो डॉनी को उसके स्कूल में लेके जाता है।
डॉनी डार्को फ्रैंक के कहने पर एक कुल्हाड़ी से स्कूल में पानी की मेन पाइपलाइन को काट देता है और साथ ही साथ काफी तोड़फोड़ भी कर देता है। 6 अक्टूबर 1988। दुनिया को खत्म होने में मात्र 24 दिन बचे हुए हैं। इसी दिन सुबह डॉनी डार्को के दोस्तों को पता लगता है कि आज स्कूल को बंद कर दिया गया है क्योंकि स्कूल में बाढ़ आ चुकी है, जो कि डॉनी डार्को के मेन पाइपलाइन की काटने की वजह से हुआ है। अब जब तक स्कूल से भरा पानी नहीं निकाल दिया जाता तब तक स्कूल बंद रहेगा। यही एक प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि दूसरा मसला यह होता है कि किसी ने स्कूल के ब्रॉन्ज डॉग स्टैच्यू पर एक कुल्हाड़ी घोंप दी है और ये काम भी डॉनी डार्को का ही होता है, जो कि उसने फ्रैंक के इन्फ्लुएंस में आके कर दिया था। उस ब्रॉन्ज डॉग स्टैच्यू के सामने दे मेड मी डू इट लिखा हुआ है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि ये किसने किया। एक ब्रॉन्ज डॉग स्टैच्यू में लोहे की कुल्हाड़ी को घोंपना एक नॉर्मल इंसान का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ही ज्यादा ताकत चाहिए, लेकिन हमें तो ये पता है कि ये काम डॉनी डार्को ने किया है, लेकिन उसने ये कैसे किया ये हमें आगे पता चलेगा। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और इसी दिन डॉनी डार्को को ग्रेचन से बात करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर एक बात ये बता दे कि डॉनी डार्को पहली नजर से ग्रेचन को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो ग्रेचन को पैदल पैदल उसके घर छोड़ने भी जाता है और जाते वक्त वो ग्रेचन को डेट के लिए भी पूछ लेता है। ग्रेचन भी इसके लिए राजी हो जाती है और अब डॉनी डार्को ग्रेचन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सोचता है। दोस्तों, इस मूवी को समझने के लिए आप स्कूल बंद होने वाली घटना को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। दरअसल स्कूल का बंद होना एक इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये दुनिया को तबाह होने से बचाने के प्लान का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है। खैर, अभी आप अपने दिमाग पर जोर मत दीजिएगा और एकटक होकर इस एक्सप्लेनेशन को देखते रहिए। जैसे जैसे ये एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा आपको सारी चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। हमें डॉनी डार्को को अब उसकी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर थर्मन के पास दिखाया जाता है। डॉनी डार्को डॉक्टर थर्मन को ग्रेचन के बारे में बताता है। डॉक्टर थर्मन उससे कुछ और पूछे कि डॉनी डार्को की गंदी हरकतों की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं पूछ पाती। डॉनी डार्को जब अपने दोस्तों के साथ होता है तो फिर से वो उसी बूढ़ी औरत यानी कि रॉबर्टा स्पैरो को देखता है, जो कि बार बार अपना मेल बॉक्स चेक करती रहती है। सबको ये बूढ़ी औरत एक पागल लगती है, लेकिन जो दुनिया को बचाने का रोल अभी डॉनी डार्को निभा रहा है वो रोल कभी पहले बूढ़ी औरत भी निभा चुकी है। खैर, अभी आप इस दुनिया को बचाने और खत्म होने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइड में रखिए। स्कूल खुलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्कूल में आई हुई है और वो सारे बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर दे मेड मी डू इट लिखवा रही है, जो कि उस ब्रॉन्ज डॉग स्टैच्यू के नीचे लिखा हुआ था, ताकि हैंड राइटिंग को मैच कर वो उस कल्प्रिट को पकड़ पाए जिसने कि स्कूल में बाढ़ लाई थी। डॉनी डार्को की हैंड राइटिंग उससे मैच हो जाती है और अब उनका सारा शक डॉनी डार्को के ऊपर होता है। रात को स्कूल में एक अर्जेंट पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर किटी फार्मर स्कूल में आई बाढ़ का जिम्मेदार कैरन को ठहराती है, क्योंकि इंग्लिश क्लास में कैरन ने जो किताब की कहानी बच्चों को पढ़ाई उसमें भी इसी तरह की घटना का जिक्र होता है, जिसमें कि कुछ बच्चे एक बूढ़े कपल की घर की मेन पाइपलाइन तोड़कर घर में पानी भर देते हैं। तो किटी फार्मर का कंसर्न ये होता है कि उन्हें स्कूल में ये सब कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन कैरन इसका विरोध करती है और डॉनी डार्को की माँ यानी कि रोज भी कैरन से सहमत होती है। डॉनी डार्को जब घर के वॉशरूम के सामने होता है तो फिर से उसे मिरर में फ्रैंक नजर आ जाता है। हमें मालूम पड़ता है कि फ्रैंक अभी किसी अलग ही डायमेंशन में है, क्योंकि डॉनी डार्को से चाहकर भी नहीं छू पाता। डॉनी डार्को से पूछता है कि उसने उससे स्कूल में पाइपलाइन क्यों तोड़वाई, तो फ्रैंक उसे बताता है कि वो भविष्य से यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आया है और उसे ये भी पता है कि ये दुनिया कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाली है। इसी पर यहाँ पे सैमंथा आ जाती है और फ्रैंक यहाँ से गायब हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल में किटी फार्मर फिर से बच्चों को जिम कनिंगम की मोटिवेशनल स्पीच दिखाती है, लेकिन डॉनी डार्को जिम कनिंगम की किसी भी बात से सहमत नहीं होता और उसकी और किटी फार्मर के बीच इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। किटी फार्मर इस बात से नाराज हो जाती है और वो सीधे प्रिंसिपल के पास जाकर डॉनी डार्को की शिकायत करती है। इसका अंजाम डॉनी डार्को को भुगतना पड़ता है और उसे 6 महीनों के लिए आफ्टर स्कूल एक्टिविटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। रोज यानी डॉनी डार्को की माँ किटी फार्मर से बात करती है, लेकिन वो भी किटी फार्मर की बातों से सहमत नहीं हो पाती। 10 अक्टूबर 1988। दुनिया को खत्म होने में 20 दिन बचे हुए हैं। डॉनी डार्को अपने साइंस टीचर के पास जाता है और उन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो टाइम ट्रैवल पे विश्वास करते हैं। उसका साइंस टीचर जवाब में उसे द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रैवल नाम की एक बुक देता है, जो कि रॉबर्ट स्पैरो ने लिखी होती है और ये वही बूढ़ी महिला होती है जो कि बार बार मेल बॉक्स को चेक करती रहती है। डॉनी डार्को अब इस बात से पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वो तो बस उसे एक पागल समझता था,
लेकिन असल में रॉबर्टा स्पैरो एक बहुत बड़ी साइंस टीचर रह चुकी है। डॉनी डार्को अब द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल नाम की उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है और आखिरकार हम उस मोड पे आ चुके हैं जब हम इस मूवी के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि रॉबर्टा स्पैरो की द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक से लिए गए हैं। बिना कॉन्सेप्ट्स को समझे आप इस मूवी को कभी नहीं समझ पाएंगे। द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल नाम की इस बुक का पहला चैप्टर होता है द टेंजेंट यूनिवर्स। आपको बता दें कि अब तक जो भी कुछ मूवी में हो रहा है वो सब कुछ टेंजेंट यूनिवर्स में हो रहा है, लेकिन ये टेंजेंट यूनिवर्स होता क्या है? तो दोस्तों, टेंजेंट यूनिवर्स हमारे ही यूनिवर्स की कॉपी होती है, यानी कि आप एक तरीके से इसे पैरेलल यूनिवर्स भी कह सकते हैं। लेकिन टेंजेंट यूनिवर्स हाईली अनस्टेबल होता है। टेंजेंट यूनिवर्स का निर्माण तब होता है जब फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम करप्ट हो जाए। ये बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों तक इसका अस्तित्व रहता है और फिर ये खुद में ही कोलैप्स हो जाता है। लेकिन जब टेंजेंट यूनिवर्स खत्म हो रहा है तो इसी समय सबसे बड़ा खतरा ब्लैक होल बनने का होता है, जो कि हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स यानी कि प्राइमरी यूनिवर्स को भी निगल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब टेंजेंट यूनिवर्स प्राइमरी यूनिवर्स की परफेक्ट कॉपी नहीं होता। आपको याद होगा कि जब डॉनी डार्को के घर में जेट इंजन गिरा था तो वो जेट इंजन एक टाइम पोर्टल के थ्रू उसके घर पे गिरा था, यानी कि जो जेट इंजन प्राइमरी यूनिवर्स में गिरना चाहिए था वो टेंजेंट यूनिवर्स के बनने के कारण वर्म होल के माध्यम से टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी डार्को के घर पे गिर गया। नहीं समझे? आइए फिर से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ डायमेंशन करप्ट हो जाने की वजह से या फिर कॉस्मिक एनोमली की वजह से एक टेंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है। टेंजेंट यूनिवर्स का निर्माण होते वक्त स्पेस टाइम में काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा होता है, जो कि एक वर्म होल का निर्माण कर देता है। इसी वर्म होल के थ्रू वो प्राइमरी यूनिवर्स का जेट इंजन टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी डार्को के घर पे आ गिरा, जिससे टेंजेंट यूनिवर्स अब प्राइमरी यूनिवर्स की परफेक्ट कॉपी नहीं रह जाता। और अब जब टेंजेंट यूनिवर्स खत्म होगा तो एक ब्लैक होल के निर्माण होने का खतरा पैदा हो गया है, जो कि प्राइमरी यूनिवर्स को भी अपने अंदर निगल सकता है। द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक का चौथा चैप्टर होता है द आर्टिफैक्ट एंड द लिविंग रिसीवर। दोस्तों, आर्टिफैक्ट उसे कहते हैं जो कि वर्म होल के थ्रू प्राइमरी यूनिवर्स से टेंजेंट यूनिवर्स पे गिरा हो, और ये बेसिकली मेटल का बना होता है। इस मूवी में आर्टिफैक्ट वो जेट इंजन होता है जो कि डॉनी डार्को के घर पे गिरा था। आर्टिफैक्ट ही वो पहला साइन होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि टेंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हो गया है। वहीं लिविंग रिसीवर वो होता है जिसे प्राइमरी यूनिवर्स को तबाह होने से बचाना होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जेट इंजन के टेंजेंट यूनिवर्स में गिरने के कारण अब टेंजेंट यूनिवर्स में उस जेट इंजन की 2 कॉपीज मौजूद हैं, और अब टेंजेंट यूनिवर्स प्राइमरी यूनिवर्स की परफेक्ट कॉपी नहीं रह जाता, जिससे जब टेंजेंट यूनिवर्स खत्म होगा तो एक ब्लैक होल का निर्माण हो जाएगा जो कि प्राइमरी यूनिवर्स को भी निगल जाएगा, और यही सबसे बड़ा खतरा होता है। इसी खतरे से बचने के लिए द लिविंग रिसीवर को चुना जाता है, जिससे आर्टिफैक्ट को वापस से प्राइमरी यूनिवर्स में भेजने का काम दिया जाता है। इस मूवी में द लिविंग रिसीवर डॉनी डार्को होता है, जो कि मूवी के अंत में उस जेट इंजन को वापस प्राइमरी यूनिवर्स में भेज देता है, जिससे टेंजेंट यूनिवर्स के नष्ट होने के बाद भी प्राइमरी यूनिवर्स पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस मूवी में हमें ये नहीं बताया गया है कि द लिविंग रिसीवर कैसे चुना जाता है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि जहाँ पर टेंजेंट यूनिवर्स का एपी सेंटर होता है उसी को द लिविंग रिसीवर के रूप में चुना जाता है, और फिर उससे ही दुनिया को बचाने का भार दिया जाता है। चूंकि इस मूवी में डॉनी डार्को का घर टेंजेंट यूनिवर्स का एपी सेंटर होता है, तो वही द लिविंग रिसीवर के रूप में चुना जाता है। द लिविंग रिसीवर को प्राइमरी यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे फोर्थ डायमेंशनल पावर भी दी जाती है, जैसे कि स्ट्रेंथ, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल और टाइम विजन। डॉनी डार्को इन्हीं पावर्स को यूज कर प्राइमरी यूनिवर्स को तबाह होने से बचा सकता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में डॉनी डार्को एक डॉग के ब्रॉन्ज स्टैचू पर कुल्हाड़ी घोंप देता है, और तब मैंने आपको ये कहा था कि ये चीज एक साधारण इंसान कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि डॉनी डार्को द लिविंग रिसीवर होता है तो वो ये कर पाता है। द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक का 7वां चैप्टर होता है द मैनिपुलेटेड लिविंग। दोस्तों, द मैनिपुलेटेड लिविंग वो लोग होते हैं जो कि द लिविंग रिसीवर को उसके मकसद तक जाने में उसकी मदद करते हैं। इस मूवी की बात की जाए तो द मैनिपुलेटेड लिविंग ग्रेचन, रोज, थर्मन, एलिजाबेथ और कैरन होते हैं, जो कि जाने अनजाने में डॉनी डार्को की मदद करते हैं। द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक का 10वां चैप्टर होता है मैनिपुलेटेड डेड। दोस्तों, मैनिपुलेटेड डेड वो होता है जो कि लिविंग रिसीवर को गाइड करता है। जो भी कभी लिविंग रिसीवर से कनेक्टेड होता है और अगर उसकी टेंजेंट यूनिवर्स में डेथ हो जाती है तो वो मैनिपुलेटेड डेड बन जाता है। मैनिपुलेटेड डेड जैसे लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो कि इस मूवी में फ्रैंक और ग्रेचन होते हैं।
ऐसे लोग टाइम को मैनिपुलेट कर समय यात्रा भी कर सकते हैं और हमेशा लिविंग रिसीवर को उसके मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे गाइड भी करते हैं। इसीलिए फ्रैंक जो भी उल्टे काम डॉनी डार्को से करवाता है वो देखने में भले अजीब लगे, लेकिन वो सब करना बेहद जरूरी था। अभी आपको ये नहीं समझ आएगा, लेकिन कुछ देर और रुक जाइए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक का 9वां चैप्टर होता है द इंश्योरेंस ट्रैप। दोस्तों, द मैनिपुलेटेड लिविंग और द मैनिपुलेटेड डेड साथ मिलकर द लिविंग रिसीवर के लिए ऐसा जाल बुनते हैं कि लिविंग रिसीवर के पास अपने मकसद को पूरा करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। यानी कि चाहकर भी द लिविंग रिसीवर अपने मकसद से कभी भी दूर नहीं भाग सकता। आशा करता हूँ कि आपको अब तक द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। डॉनी डार्को जब अपनी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर थर्मन के पास होता है तो वो उसे भी रॉबर्टा स्पैरो के बारे में बताता है। डॉनी डार्को उस बात का भी जिक्र करता है जो कि तब रॉबर्टा स्पैरो ने धीरे से उसके कान में कही थी, और हमें पता लगता है कि रॉबर्टा स्पैरो ने तब उसके कान में क्या कहा था। रॉबर्ट स्पैरो के वर्ड्स होते हैं कि एवरी क्रिएचर ऑन दिस अर्थ डाइज अलोन, जिसका मतलब बनता है कि पृथ्वी पर सारे जीव अकेले ही मरते हैं। लेकिन डॉनी डार्को अब काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ फ्रैंक करवा रहा है। रात को जब फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है तो तब उसे अपने फैमिली मेंबर्स में से एक वाटर लिक्विड जैसी चीज निकलती हुई दिखाई पड़ने लग जाती है। वो वाटर लिक्विड उससे भी निकलने लगता है और वो उसे फॉलो करते हुए अपने पिता के क्लोजेट के पास जाता है। वहां पर उसे अपने पिता की गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। 18 अक्टूबर 1988, दुनिया को खत्म होने में मात्र 12 दिन बचे हुए हैं। तो वहीं डॉनी डार्को और ग्रेचन को एक दूसरे को डेट करते हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। डॉनी डार्को ग्रेचन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेचन अभी कंफर्टेबल नहीं होती। अब डॉनी डार्को द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक को ग्रेचन को भी दिखा देता है और ग्रेचन भी अब डॉनी के साथ उस बुक को पढ़ना शुरू कर देती है। उधर डॉक्टर थर्मन डॉनी डार्को के पेरेंट्स को अपने पास बुलाती है और उन्हें उनके बेटे के इमेजिनरी फ्रेंड फ्रैंक के बारे में बताती है। लेकिन रोज और एडी को फ्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि डॉनी ने आज तक उनके सामने कभी भी फ्रैंक का जिक्र नहीं किया था। डॉक्टर थर्मन रोज और एडी को बताती है कि डॉनी डार्को इमेजिनेशन की दुनिया में खो गया है और वो डे लाइट हेलुसिनेट कर रहा है। तो इस हेलुसिनेशन को दूर करने के लिए उसे डॉनी डार्को के ऊपर और भी ज्यादा हिप्नोथेरेपी करनी पड़ेगी। इधर हैलोवीन की तैयारी चलती है और डॉनी डार्को हैलोवीन में भी फ्रैंक का बनी मास्क बनाता है। डॉनी डार्को जब वॉशरूम में होता है तो फिर से एक और बार मिरर में फ्रैंक नजर आ जाता है जो कि अभी भी किसी अलग डायमेंशन में होता है। डॉनी डार्को एक चाकू से उस डायमेंशन को भेदने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। अब अगले दिन स्कूल में जिम कनिंगम को मोटिवेशनल स्पीच के लिए स्कूल में इनवाइट किया जाता है और जिम कनिंगम बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। लेकिन डॉनी डार्को को उसकी ये सब बातें फिजूल लगती हैं, बल्कि उसके हिसाब से अगर कोई उनसे लड़ाई करे तो उन्हें भी उसका पलटवार करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें फाइटिंग स्किल भी सीखनी चाहिए। डॉनी डार्को जिम कनिंगम से बहस करने लगता है और फिर स्कूल टीचर्स उसे ऑडिटोरियम से ही बाहर कर देते हैं। लेकिन ऑडिटोरियम में मौजूद सारे बच्चे डॉनी डार्को के लिए तालियां बजाते हैं। डॉनी डार्को को द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक की कुछ बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो ग्रेचन के साथ रॉबर्ट स्पैरो के घर उनसे मिलने जाता है। लेकिन रॉबर्ट स्पैरो दरवाजा नहीं खोलती। ये सोचते हैं कि शायद वो घर पे नहीं है, लेकिन तभी वो उन्हें घर की बालकनी में नजर आ जाती है जो कि पूरी तरह से बेसुध लग रही है। डॉनी डार्को अपने साइंस टीचर से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है तो उसका साइंस टीचर उसे टाइम पोर्टल के बारे में बताता है, लेकिन वो डॉनी डार्को को नहीं समझाता कि टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी जॉब के ऊपर खतरा आ सकता है। वहीं कैरन पुरानी बुक को छोड़कर एक नई बुक सब बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाती है और डॉनी डार्को को कहती है कि वो ये बुक अपने दोस्त फ्रैंक के साथ पढ़ सकता है। घर आते वक्त डॉनी डार्को को रास्ते में पड़ा एक पर्स मिल जाता है जो कि जिम कनिंगम का होता है और इसी पल उसे फिर से फ्रैंक की आवाज सुनाई पड़ जाती है और फ्रैंक उसे कहता है कि अब तुम्हें उसके घर का एड्रेस मिल गया है। डॉनी जब अपने साइकोथेरेपिस्ट के पास होता है तो वो उसे उस वाटर लिक्विड सोर्स के बारे में बताता है जो कि तब उसे अपने पिता की तिजोरी तक लेके गया था। डॉक्टर थर्मन उसे पूछती है कि उसे वहां पर तिजोरी में क्या मिला था, जिस पे यहाँ पे डॉनी झूठ बोल देता है कि उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन असल में तो हमें पता है कि उसे वहां पर अपने पिता की गन मिली थी जो कि तब उसने अपने पास ही रख दी थी। स्कूल में प्रेजेंटेशन के दौरान जब डॉनी डार्को और ग्रेचन टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो तभी 2 बदमाश बच्चे ग्रेचन की माँ के बारे में भला बुरा कह देते हैं, जिससे ग्रेचन यहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है
डॉनी डार्को उसके पीछे पीछे उसके पास जाता है और पहली बार ग्रेचन डॉनी डार्को को किस करती है। रात को डॉनी डार्को ग्रेचन को मूवी दिखाने ले जाता है, जहाँ पे ग्रेचन की आंख लग जाती है और तभी फ्रैंक भी यहाँ पे आ जाता है। डॉनी डार्को फ्रैंक को देखता है और उससे पूछता है कि उसने हर पल ये बनी मास्क क्यों लगाया होता है। डॉनी डार्को उसे मास्क को हटाने के लिए कहता है और अब पहली बार मूवी में फ्रैंक अपने असली चेहरे को दिखाता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक की एक आंख फूटी हुई है और उससे खून बह रहा है। फ्रैंक डॉनी डार्को को स्क्रीन की तरफ देखने को कहता है और तभी डॉनी डार्को स्क्रीन में पहली बार एक टाइम पोर्टल को देखता है। यहीं पर फ्रैंक उसे हिंट देता है कि वो जिम कनिंघम के घर को जला दे। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज स्कूल में एक डांस फंक्शन होता है और इस डांस के फंक्शन को जिम कनिंघम होस्ट कर रहा होता है। इधर डॉनी डार्को जिम कनिंघम के घर पे जाता है और फ्रैंक के इन्फ्लुएंस में आकर वो उसके पूरे घर को आग लगा देता है, जिसके अगले दिन हमें न्यूज में बताया जाता है कि जिम कनिंघम को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसके घर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सबूत मिले हैं। जी हाँ, जिम कनिंघम एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे एक बहुत ही घटिया आदमी था। एलिजाबेथ इस न्यूज को सुन के शॉक हो जाती है तो वहीं डॉनी डार्को के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। 24 अक्टूबर 1988, दुनिया को खत्म होने में मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। कैरन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है और वो अभी काफी गुस्से में होती है। हमें पता लगता है कि चेरिटा नाम की ये एशियन लड़की जिसे स्कूल में सब बुली करते हैं, वो डॉनी डार्को को पसंद करती है। जिम कनिंघम के अरेस्ट होने की खबर अब पूरे स्कूल में फैल जाती है और अब किटी फार्मर इस बात को लेके पूरी तरह स्तब्ध है। उसे लगता है कि कोई जिम कनिंघम को फंसाने की साजिश रच रहा है, इसीलिए वो रोज से मिलने जाती है और जो स्कूल के डांस ग्रुप को वो लॉस एंजलिस लेके जा रही थी, वो अब रोज को इस काम के लिए अप्रोच करती है क्योंकि रोज की बेटी सैमंथा भी उस ग्रुप में शामिल होती है। दरअसल किटी फार्मर जिम कनिंघम के सपोर्ट में एक आंदोलन खड़ा करना चाहती है क्योंकि वो जिम कनिंघम की हार्डकोर फैन होती है। उसे लगता है कि किसी ने जिम कनिंघम के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। रोज स्कूल की टीम लेके लॉस एंजलिस चली जाती है और एडी बिजनेस के चक्कर में भी न्यूयॉर्क में फंसा हुआ है, तो अब एलिजाबेथ और डॉनी डार्को अकेले घर पे रह जाते हैं। डॉनी डार्को जब अपनी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर थर्मन के पास होता है तो वो अब काफी परेशान हो जाता है। उसे नहीं पता कि फ्रैंक उससे ये सब चीजें क्यों करवाता है। वो दुनिया के अंत को लेके काफी डरा हुआ है क्योंकि फ्रैंक का दुनिया को खत्म होने का बताया गया टाइम अब काफी नजदीक आ गया है। वो काफी बेचैन हो जाता है और वो ये भी बताता है कि जिम कनिंघम के घर पे आग किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने लगाई थी। डॉनी अब परेशान है कि अब फ्रैंक किसी न किसी का मर्डर करने वाला है। उसे यहाँ पर फ्रैंक भी दिखने लग जाता है, लेकिन डॉक्टर थर्मन फ्रैंक को नहीं देख पाती और वो डॉनी को शांत करने की कोशिश करती है। 29 अक्टूबर 1988, अब दुनिया को खत्म होने में मात्र एक दिन का वक्त रह गया है। एलिजाबेथ आज काफी खुश होती है क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े कॉलेजेस में से एक कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रही है। डॉनी डार्को भी इस बात से खुश हो जाता है और इस मौके पर ये दोनों आज की रात एक छोटी सी हैलोवीन पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ग्रेचन भी शामिल होती है। लेकिन ग्रेचन आज काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी माँ अचानक से बिना बताए गायब हो गई है। लेकिन डॉनी डार्को उसे समझाता है कि वो जल्दी वापस घर आ जाएगी और इसके बाद डॉनी डार्को ग्रेचन को अपने रूम में ले जाकर फिजिकल हो जाता है। 30 अक्टूबर 1988, दुनिया को खत्म होने में मात्र 6 घंटे बचे हुए हैं और डॉनी डार्को काफी परेशान हो जाता है। उसे फिर से एक और बार पार्टी में मौजूद सारे लोगों के शरीर से वही वाटर लिक्विड जैसी चीज नजर आने लग जाती है। उसे यहाँ पर फ्रैंक की मौजूदगी का भी एहसास हो जाता है। उसे रॉबर्टा स्पैरो का ख्याल आता है और अब उसे लगता है कि फ्रैंक कहीं न कहीं रॉबर्टा स्पैरो को मारने वाला है। इसीलिए वो ग्रेचन और अपने 2 दोस्तों के साथ रॉबर्टा स्पैरो के घर पर जाता है, लेकिन रॉबर्टा स्पैरो इन्हें वहां पर नहीं मिलती। तभी उसकी ही स्कूल के 2 बच्चे ग्रेचन और डॉनी डार्को पे हमला कर देते हैं और इनकी ये लड़ाई रोड तक आ जाती है। इसी पर एक तेज रफ्तार से चलती कार यहाँ पर आती है जो कि बीच रोड में रॉबर्टा स्पैरो को देख अपनी दिशा को मोड़ लेती है और आगे ग्रेचन को कुचल देती है। ग्रेचन इस हादसे में मारी जाती है और ग्रेचन की मौत से अब डॉनी डार्को काफी हताश और गुस्से में होता है। अब उस कार से 2 लड़के बाहर आते हैं जिनमें से एक ने अपने हाथ में बनी मास्क पकड़ा हुआ है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक होता है जो कि उसी हैलोवीन पार्टी में जा रहा था। यह एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन अब डॉनी डार्को गुस्से में आकर अपने पिता की गन से फ्रैंक को शूट कर देता है। गोली फ्रैंक की आंख में लगती है और फ्रैंक वहीं पर मारा जाता है। इस सीन को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कुछ ही देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रॉबर्टा स्पैरो यहाँ पर आती है
और अब वो सीन आता है जब हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर रॉबर्टा स्पैरो इस इंटेंस माहौल में भी डॉनी डार्को को क्यों कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आने वाला है। दोस्तों, रॉबर्टा स्पैरो इस मूवी का वो कैरेक्टर है जिसे कभी भी आज तक हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि मूवी को पूरी तरह से कोई समझा ही नहीं। खैर, इस घटना को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम कहानी को जारी रखते हैं। डॉनी डार्को घर आता है और अब उसे अच्छी तरह से पता है कि अब ये दुनिया बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है। वो अपने घर के ऊपर बादलों का बवंडर बनते हुए देखता है और इससे पहले पुलिस उसे फ्रैंक के मर्डर में अरेस्ट करे, वो ग्रेचन की डेड बॉडी को कार में रख ऊपर पहाड़ों पे चले जाता है। वो ऊपर से अपने घर के ऊपर बादलों का भयंकर बवंडर बनते हुए देखता है, जो कि इस बात का संकेत है कि इस दुनिया का अंत होना शुरू हो गया है। डॉनी को अब अपना मकसद पता है कि उसे क्या करना है। रोज बच्चों के कंपटीशन खत्म होने के बाद सभी बच्चों को एरोप्लेन से घर ला रही होती है कि तभी उसी एरोप्लेन का जेट इंजन अलग हो जाता है और डॉनी डार्को द लिविंग रिसीवर की पावर को यूज कर उस जेट इंजन को एक टाइम पोर्टल के जरिए प्राइमरी यूनिवर्स में भेज देता है, जिससे जेट इंजन की जो टेंजेंट यूनिवर्स में जो एक्स्ट्रा कॉपी थी वो अब नहीं रह जाती। और अब टेंजेंट यूनिवर्स खत्म भी हो जाए तो भी प्राइमरी यूनिवर्स यानी कि जो असली यूनिवर्स है उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जेट इंजन को वापस से प्राइमरी यूनिवर्स में भेज दिया गया है। तो अब टेंजेंट यूनिवर्स के खत्म होने पर ब्लैक होल का निर्माण नहीं होगा। डॉनी डार्को ग्रेचन की डेड बॉडी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। इसके बाद टेंजेंट यूनिवर्स खत्म हो जाता है और जितना भी टाइम डॉनी ने टेंजेंट यूनिवर्स में बिताया था वो सब कुछ रिवर्स होने लग जाता है और हमें वही 2 अक्टूबर 1988 का समय दिखाया जाता है। लेकिन ये सब कुछ अभी प्राइमरी यूनिवर्स में घटित हो रहा है। डॉनी अपने बेड पर जोर जोर से हंस रहा होता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ पता है कि उसे क्या करना है। आपको याद होगा कि टेंजेंट यूनिवर्स में इसी वक्त उसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए फ्रैंक एक बनी सूट कॉस्ट्यूम पहनकर उसे बचाने आया था। लेकिन अब प्राइमरी यूनिवर्स में मैनिपुलेटेड डेड नाम की कोई चीज नहीं होती। तो डॉनी को पता है कि वो कुछ ही देर में जेट इंजन उसके रूम पे गिरने की वजह से मारा जाएगा और अगर वो टेंजेंट यूनिवर्स के जैसे बाहर निकलने की गलती करेगा तो फिर फ्रैंक, ग्रेचन, रोज और उसकी बहन समंथा फ्यूचर में मारी जाएगी, जो कि टेंजेंट यूनिवर्स में हुआ था। तो यहाँ पर वो उन सबको बचाने के लिए खुद को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जेट इंजन उसके कमरे पे गिरता है और डॉनी डार्को मारा जाता है। इसके बाद हमें एक रूम में उन सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी डार्को से कनेक्टेड थे, जिनको तब हमने मैनिपुलेटेड लिविंग भी कहा था। यहाँ पर हमें फ्रैंक को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी आंख को टच करता है। दूसरे दिन डॉनी डार्को की लाश को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है और पूरा परिवार काफी दुख में होता है। तभी यहाँ पर ग्रेचन आती है जो कि लोगों को रोता हुआ देख यहाँ पर हालचाल पूछती है। एक बच्चा उसे डॉनी डार्को की मौत के बारे में बताता है, लेकिन ग्रेचन इस नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानती। तभी वो डॉनी डार्को की माँ रोज को देखती है और उनकी तरफ वेव करती है। रोज भी रिप्लाई में हाथ से हाई करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख काफी कंफ्यूज लग रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं और फिर इसी कंफ्यूजिंग सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। आइए अब उन क्वेश्चंस को जान लेते हैं जो कि आपके मन में अभी तक उठ रहे हैं, जैसे कि रॉबर्टा स्पैरो का कैमियो हमें इस मूवी में समझ नहीं आता। वहीं कैसे फ्रैंक और ग्रेचन का भी दुनिया को बचाने में डॉनी डार्को के ही जितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। आइए जानते हैं कि मूवी के आखिर में हुआ क्या था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि द मैनिपुलेटेड डेड काफी पावरफुल लोग होते हैं जो कि 4th डायमेंशन यानी टाइम को मैनिपुलेट कर समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। मूवी में जब फ्रैंक और ग्रेचन मारे जाते हैं तो वो टेंजेंट यूनिवर्स में मैनिपुलेटेड डेड बन जाते हैं और समय यात्रा कर वो द लिविंग रिसीवर को ढूंढते हैं जो कि तब डॉनी डार्को था। चूंकि फ्रैंक भविष्य से पास्ट में आया था तो उसे ये पता था कि डॉनी डार्को यानी कि द लिविंग रिसीवर की जेट इंजन से गिरने की वजह से डेथ होने वाली है। इसीलिए वो डॉनी को मूवी की शुरुआत में बाहर बुलाता है ताकि द लिविंग रिसीवर को बचा सके और फिर वही लिविंग रिसीवर असली दुनिया यानी कि प्राइमरी यूनिवर्स को बचा सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रैंक कभी भी प्रत्यक्ष रूप में डॉनी डार्को के सामने नहीं आया। वो या तो सपने के जरिए या फिर किसी अलग ही डायमेंशन से डॉनी डार्को को इंडिकेट करता था। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि मैं अभी द मैनिपुलेटेड डेड वाले फ्रैंक की बात कर रहा हूँ। मूवी में जब डॉनी डार्को ने फ्रैंक पर गोली चलाई थी तो वो उसी रियल टाइम का फ्रैंक था जिसके आंख पर गोली लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी और फिर जाके वो मैनिपुलेटेड डेड बन गया। वही फ्रैंक टाइम ट्रेवल करके पास्ट में डॉनी डार्को की मदद करने आया था।
ग्रेचन भी टाइम ट्रेवल करके डॉनी डार्को के पास आई थी और ग्रेचन को पूरा मामला शुरू से ही पता था कि ये टेंजेंट यूनिवर्स की दुनिया है, लेकिन वो फ्रैंक की तरह अलग डायमेंशन में कभी नहीं रही, बल्कि उसने प्रत्यक्ष रूप से डॉनी डार्को को उसके मकसद को पाने में उसकी मदद की। भले ही टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी और ग्रेचन एक कपल थे, लेकिन प्राइमरी यूनिवर्स में ग्रेचन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक होता है। एक तरफ से समझा जाए तो ये सारा ट्रैप डॉनी डार्को के लिए बुना गया था, ताकि डॉनी वो कर पाए जिसके लिए उसे चुना गया है। आपको याद होगा कि स्कूल में फ्रैंक ने डॉनी डार्को से पानी की मेन पाइपलाइन तोड़वाई थी, लेकिन ये सब कुछ भी डॉनी के लिए एक जाल बिछाया गया था, ताकि पानी भरने की वजह से स्कूल बंद हो पाए और डॉनी की मुलाकात ग्रेचन से अच्छी तरह से हो पाए। ग्रेचन जब डॉनी डार्को की गर्लफ्रेंड बनी और बाद में जब फ्रैंक ने कार के नीचे ग्रेचन को कुचला, तो डॉनी डार्को ने गुस्से में फ्रैंक को वहीं पर शूट कर दिया था और तब जाके फ्रैंक मैनिपुलेटेड डेड बन के डॉनी डार्को की मदद कर पाया। यानी कि काफी भयंकर ट्रैप डॉनी डार्को के लिए बनाया गया था। एक और बात बताने लायक यह है कि टेंजेंट यूनिवर्स में द लिविंग रिसीवर, द मैनिपुलेटेड डेड और द मैनिपुलेटेड लिविंग के साथ जो भी कुछ घटित हुआ है वो ड्रीम्स या यादों के जरिए प्राइमरी यूनिवर्स में भी उनको याद रहता है। जैसे कि फ्रैंक अपनी आंख को टच करता है, वहीं ग्रेचन और रोज भी एक दूसरे की तरफ वेव करते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं। एक कैरेक्टर के बारे में जो किसी ने भी आज तक ज्यादा बात नहीं करी वो रॉबर्टा स्पैरो का होता है। द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक को लिखने वाली ये बूढ़ी महिला खुद कभी एक द लिविंग रिसीवर रह चुकी है, इसीलिए इसे भी मूवी की शुरुआत से ही सारा माजरा पता था और तभी जाकर वो द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल बुक को लिख पाई। दुनिया के अंत में जब कुछ ही घंटों का वक्त बचा होता है तो वो डॉनी को ये इंडिकेट भी करती है कि यहाँ पर काफी भयंकर तूफान आने वाला है, तो वो जल्दी से अपने घर को निकले। बेसिकली वो डॉनी को दुनिया के अंत के बारे में हिंट देती है, ताकि डॉनी अब अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर दुनिया को बचा सके। तो यहाँ पर रॉबर्टा स्पैरो का रोल भी हम कम नहीं आंक सकते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करें।